हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष के ऑनलाइन सेगमेंट में, जब मैं आपका दोस्त आपका होस्ट यतन जोशी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे इस डेटा अद्भुत प्लेटफॉर्म पर। सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय माता दी एंड गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत आप सभी का, जहां आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स की। जी हाँ, आप और मैं हम मिलकर बात कर रहे हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स पर। जी, हमारा जो चैप्टर है वो चल रहा है एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, जहां पर बिल्कुल एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स की डिस्कशन चल रहा है। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये हमारा चैप्टर चल रहा है, जहां पिछली क्लास तक मैंने और आपने जो हमारे पास एस ब्लॉक में वर्ग नंबर 1 होता है, इसके भौतिक और रासायनिक गुणधर्मों को पढ़कर, जी हाँ चलिए, है ना जी, ठीक है। चलो, वर्ग 2 को पढ़ने से पहले वर्ग 1 के तत्वों के उपयोग पढ़ने हैं भाई, ठीक है ना। क्षार धातुओं के उपयोग पढ़ने हैं हमको। किन के उपयोग पढ़ने हैं? क्षार धातुओं के उपयोग। किसके उपयोग? क्षार धातुओं के उपयोग। यूजेस ऑफ एल्कली मेटल्स जो हैं, ये हम लोगों को पढ़ने हैं। क्षार धातुओं के उपयोग। देखो, क्षार धातुओं के उपयोगों में जी हम लोग जो पढ़ रहे हैं, ठीक है क्या? जी हाँ, जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस पर बात करते हैं। देखो, लिथियम का उपयोग किसके लिए करते हैं? मिश्र धातु बनाने में करते हैं। जी हाँ, ठीक। चलो, क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? उपयोग। तो लिथियम का उपयोग क्या बनाने में करते हैं? मिश्र धातु बनाने में करते हैं, अलॉयज बनाने में करते हैं, मिश्र धातु बनाने में करते हैं। जैसे सुनो, जैसे उदाहरण के लिए हम लोग बात करें, ठीक है जी, जैसे क्या? जैसे लिथियम प्लस लेड, लेड होता है पीबी, इसको क्या कहते हैं? इसे कहते हैं श्वेत मिश्र धातु। क्या कहते हैं इसको? श्वेत मिश्र धातु कहते हैं इसको, ठीक है। और श्वेत मिश्र धातु जो होती है, इसमें लिथियम का कितना परसेंट होता है? 0.05% होता है, ठीक। श्वेत मिश्र धातु का उपयोग किस में करते हैं? बेयरिंग बनाने में करते हैं। बियरिंग सुना होगा आप लोगों ने, जी हाँ, क्या बियरिंग सुना होगा? जी बिल्कुल। तो क्या बनाते हैं इससे? इंजन की कठोर बियरिंग बनाते हैं। कठोर क्या बनाते हैं इससे? बेयरिंग। बेयरिंग हम लोग बोलते हैं, असली होता है वर्ड बियरिंग बनाते हैं। एक ये उपयोग हो गया, ठीक है। चलो, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें। देखो, ऐसे ही लिथियम और एल्यूमिनियम, लिथियम प्लस एल्यूमिनियम, इन दोनों को मिलाकर जो मिश्र धातु बनती है, इसकी तनन क्षमता उच्च होती है, डक्टाइल प्रॉपर्टी हाई होती है। क्या? उच्च तनन क्षमता, ठीक। जी हां, हाई डक्टाइल प्रॉपर्टी। और इसका उपयोग कहां करते हैं? इस मिश्र धातु का, इस मिश्र धातु के उपयोग से वायुयानों का निर्माण किया जाता है। किसका? वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त होती है ये, निर्माण में प्रयुक्त। किसके निर्माण में प्रयुक्त होती है ये? वायुयानों के निर्माण में प्रयुक्त होती है ये, ठीक है जी। चलिए, हाँ जी, ओके, बढ़ते हैं, आगे पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, ओके। देखो, लिथियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु बनाते हैं। किसकी?
लिथियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु बनाते हैं। लिथियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु जो होती है ये एक तो कठोर होती है और दूसरा जंग रोधी होती है। कैसी? जंग रोधक। इससे क्या बनाते हैं? कवच प्लेट बनाते हैं। ठीक है ना? क्या बनाते हैं? कवच प्लेट बनाते हैं। ठीक है, कौन सी प्लेट? कवच प्लेट का निर्माण करते हैं इससे। आर्मर सुना होगा आपने, कवच प्लेट। जनरेटर के ऊपर कवर होता है ना, वो यही होता है, आर्मर वगैरह कहते हैं जिसको, ARMOUR, आर्मर प्लेट बनाने में प्रयुक्त। ठीक है, इन मिश्र धातुओं की बात करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें, लिथियम का उपयोग जो है वो ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं में करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर करते हैं हम लोग। ठीक है, किसके अंदर करते हैं? न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर इसका उपयोग करते हैं। लिथियम जो है ये ताप नाभिकीय अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होता है। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त। और देखो हमारे पास होते हैं प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल, प्राइमरी सेल और सेकेंडरी सेल, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? विद्युत रासायनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल कहते हैं। उनमें भी प्रयुक्त होते हैं ये, है ना। हमारे मोबाइल फोन में तो लिथियम आयन बैटरी ही लगती है सेलों में प्रयुक्त। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके आगे हम लोग बात करेंगे। जी हाँ, चलो देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सोडियम जो होता है ना। क्या? सोडियम जो होता है जी, चलिए किसका? सोडियम। सोडियम जो है इसके बारे में हम लोग बात करें जी। मैंने कल भी बोला था क्लास का टाइम बढ़ा दूंगा, मगर इस चैप्टर खत्म होने के बाद, तो बार बार एक ही चीज को मत गाओ। ठीक है, चलो सोडियम जो है इससे हम लोग क्या बनाते हैं? सोडियम लेड मिश्र धातु बनाते हैं। मिश्र धातु बनाते हैं। इससे क्या करते हैं? सोडियम लेड मिश्र धातु जो होती है इससे हम लोग क्या बनाते हैं? टेट्रा मैथिल लेड बनाते हैं। मैथिल लेड व टेट्रा एथिल लेड बनाने में। ठीक, अब प्रश्न ये है कि टेट्रामेथिल लेड और टेट्रा एथिल लेड क्या होते हैं? देखो एक चीज तो ये ध्यान देना, टेट्रामेथिल लेड जो होता है इसका फॉर्मूला क्या हो गया? मैथिल कितनी बार है? 4 बार, तो टेट्रा 4 और लेड हो गया Pb। ठीक है, या तो इसको ऐसे लिखते हैं या फिर इसको ऐसे लिखते हैं, Me मतलब मैथिल 4 बार Pb। ठीक है, एथिल होता है C2H5, कितनी बार? 4 बार, फिर आ गया Pb। ठीक, या फिर इसको कैसे लिख सकते हैं? एथिल को लिखते हैं Et 4 बार Pb, ऐसे लिखते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये क्या काम करते हैं? कार्बलैंड यौगिक कहलाते हैं। ये क्या कहलाते हैं? कार्बलैंड यौगिक कहलाते हैं। ये टेट्रामेथिल लेड और टेट्रा एथिल लेड ये क्या कहलाते हैं? कार्बलैंड यौगिक के नाम से जाने जाते हैं। किस यौगिक के नाम से जाने जाते हैं? कार्बलैंड यौगिक के नाम से। ठीक है, चलो इनको कहते हैं कार्बलैंड यौगिक। ठीक है, कैसे यौगिक कहते हैं? कार्बलैंड यौगिक, क्योंकि इनमें कार्बन है और लेड है। क्या कहते हैं इनको? कार्बलैंड यौगिक कहते हैं। कार्बलैंड यौगिक क्या होते हैं? ध्यान से सुनो, कार्बलैंड यौगिक जो हैं
जी, उसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? उसका उपयोग किया जाता है अपस्फोटन रोधी के रूप में। वाहनों में जो ईंधन है उसका अत्यधिक क्या नहीं हो, खपत नहीं हो, इसके लिए उनके अंदर क्या मिलाया जाता था? टेट्राएथिल लेड या टेट्रामेथिल लेड मिलाते थे। ठीक, मगर अब नहीं मिलाते क्योंकि प्रदूषण होता है लेड के दहन से। ठीक है, तो जो ईंधन की खपत को रोकते हैं उन्हें कहते हैं अपस्फोटन रोधी। क्या? अपस्फोटन रोधी। तो कार्बोलेड यौगिक जो होते हैं वो किस नाम से जाने जाते हैं? अपस्फोटन रोधी। रोधी यौगिक, नॉकिंग एजेंट के नाम से जानते हैं इनको। किसके नाम से जानते हैं? नॉकिंग एजेंट। ठीक है, ये क्या करते हैं? अतिरिक्त दहन नहीं होने देते हैं। हाँ, वाहनों में जो फ्यूल होता है उसका अधिक दहन नहीं होने देते हैं। ठीक है जी। शीशा रहित पेट्रोल जो है वो अब उपयोग में लिया जाता है। इसमें शीशा अवेलेबल होता है, शीशे के दहन से प्रदूषण होता है, इसलिए इनका उपयोग जो है वो अब प्रतिबंधित है, इनका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, यस। देखो आप एक कमेंट बार बार डाल रहे हो, सर 21 दिसंबर को मेरी एज 18 होगी तो क्या मैं लैब असिस्टेंट के लिए एलिजिबल हूं? भाई बिल्कुल एलिजिबल हो, पहली चीज। और दूसरी बात, वहां स्पष्ट रूप से लिखा होता है कि रिजल्ट आने तक व्यक्ति की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरी बात, जिस दिन नोटिफिकेशन आए ना मेरे भाई, उस दिन नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना। स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है, केवल आपके लिए नहीं कह रहा मैं यश, ये स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम ये है। ठीक है जी हाँ, अब बताया ना, नॉकिंग एजेंट अपस्फोटन रोधी लिखा नीचे, इंग्लिश में भी लिखता हूं। देखो, भले ही वो लैब असिस्टेंट के स्टूडेंट हो, जेट के स्टूडेंट हो, ठीक है, एनडीए के स्टूडेंट हो, भले ही पटवार के स्टूडेंट हो, सेकंड ग्रेड के स्टूडेंट हो, है ना, फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट हो, रीड के स्टूडेंट हो, सबकी प्रॉब्लम ये है कि वो नोटिफिकेशन जो आता है ना उसमें सब कुछ तो पढ़ते नहीं है ना, केवल ये देख लेते हैं वैकेंसी इतनी है, हमारी इतनी है, ये चीजें हैं, सिलेबस अलग से है उसको देख लिया। सिलेबस भी बहुत सारे लोग नहीं देखते क्योंकि सर तो सिलेबस डिस्कशन कराएंगे ही। ये नहीं है तरीका। एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो एग्जाम के लिए जब नोटिफिकेशन आता है, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसको अच्छे तरीके से पढ़ना, अच्छे तरीके से देखना। ठीक है, अब आपने कहा कि सर कब आएगा नोटिफिकेशन? अगर मेरे हाथ में होता तो आज ही निकाल देता, है ना भाई, मेरे हाथ में होता तो आज ही निकाल देता। कुछ चीजें बोर्ड के हिस्से में भी छोड़ दो, सब कुछ क्यों टीचर्स के हिस्से में डाल देते हो? कुछ चीजें तो उनके हिस्से में भी छोड़ो ना, सब कुछ हमारे हिस्से मत डालो भाई। ठीक है, सोचो चीजों को। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, द्रव सोडियम या सोडियम पोटेशियम मिश्र धातु का उपयोग, सॉरी, धातु का उपयोग कहां करते हैं? जो नाभिकीय रिएक्टर्स होते हैं उनमें शीतलक के लिए या मंदक के लिए करते हैं, शीतलक के लिए करते हैं एक्चुअल में। कहां करते हैं? जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जहां पर नाभिकीय अभिक्रियाएं होती हैं, विद्युत ऊर्जा का निर्माण किया जाता है, परमाणु बम का निर्माण किया जाता है, वहां करते हैं। नाभिकीय रिएक्टरों में किसके लिए? शीतलक के रूप में। शीतलक होता है कूलिंग एजेंट रूप में। किसके रूप में? कूलिंग एजेंट के रूप में। किसके रूप में? कूलिंग एजेंट के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे इसमें चलो, सोडियम जो है ना उसका उपयोग सिलिकॉन और बोरोन के निष्कर्षण में करते हैं। किसका? सोडियम जो है ये कहाँ काम आता है? सिलिकॉन व बोरोन के निष्कर्षण में, मेटलर्जी, उसको अलग करने में, प्राप्त करने में। ठीक है, यहां पर काम आता है। कौन काम आता है? सोडियम काम आता है। ठीक है जी हाँ। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
देखो पोटेशियम का एक यौगिक होता है पोटेशियम क्लोराइड। तो पोटेशियम क्लोराइड उर्वरक के रूप में काम आता है। किसके रूप में? उर्वरक के रूप में। ठीक। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है। इनसे साबुन और अपमार्जक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? साबुन और अपमार्जक। अपमार्जक क्या होता है? डिटर्जेंट। क्या होता है? डिटर्जेंट बनाने में। क्या बनाने में? साबुन और अपमार्जक बनाने में। ठीक है ना? जी हां, चलिए, बिल्कुल। देखो, आप लोगों ने कैंसर के उपचार में सोडियम का उपयोग नहीं करते, कोबाल्ट 60 का उपयोग करते हैं ममता। ठीक है। आप लोगों ने जब एक्सपेरिमेंट किए होंगे तो एक विलियन बनाया होगा जिसको लेसाने विलियन कहते हैं। ठीक है जी। लेसाने विलियन जब हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए हमको सोडियम चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है? सोडियम। सोडियम कहाँ काम में आता है? लेसाने विलियन बनाने में। लेसाने विलियन क्या काम करता है? जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसमें, जी हाँ, क्या, हाँ, उसमें क्या होता है? लेसाने विलियन जो होता है ये नाइट्रोजन फंक्शनल ग्रुप के टेस्ट के लिए किया जाता है कि फंक्शनल ग्रुप में नाइट्रोजन है या नहीं, लेसाने विलियन बनाने में। क्या बनाने में प्रयुक्त किया जाता है? लेसाने विलियन बनाने में। ठीक है। चलो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसके अगले उपयोग पर। तो देखो, रुबिडियम जो है ना, इसका उपयोग करते हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक सेल होते हैं, प्रकाश विद्युत सेल, विद्युत सेल, जिनको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक सेल, सेल बनाने में। क्या बनाने में? फोटो इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, वहां इनका उपयोग किया जाता है। चलो, और एक लास्ट उपयोग और बता देता हूं मैं आपको। सोडियम, ये कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में काम आता है। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं उनके निर्माण में काम आता है। कई रिएक्शन है वहां काम आता है यौगिकों के निर्माण में। किसके निर्माण में? कार्बनिक यौगिकों के निर्माण में काम आता है। ठीक है। ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जो अपने पास, हाँ, ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि सोडियम और पोटेशियम को कैरोसिन या मिट्टी के तेल में रखते हैं। सोडियम और पोटेशियम जो होती हैं इतनी सॉफ्ट होती हैं जिनको चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किससे? चाकू से इजी वे में काटा जा सकता है। ठीक है जी हाँ। तो ये हमारे पास जो क्षार धातु होती हैं उनके उपयोग हैं। ठीक है, किसके? क्षार धातुओं के उपयोग हैं। सोडियम का उपयोग ब्लड प्रेशर कंट्रोल में करते हैं, बिल्कुल सही है। ठीक है, हाँ, बट अपने काम के जो हैं वो लिख रखे हैं अपन ने। चलो, यहाँ एंटी नोकिंग है ना, अपस्फोटन रोधी लिखा है तो एंटी नोकिंग एजेंट है ये। चलिए एक बार हम लोग इनको नोट कर लेते हैं, फिर वर्ग नंबर 2 को शुरू करेंगे। किसको शुरू करेंगे? वर्ग नंबर 2 को शुरू करेंगे। फटाफट फटाफट यूज कर लो। किसको? फटाफट फटाफट इनको नोट कर लो, यूजेस को नोट करो, फिर वर्ग नंबर 2 के उपयोगों पर बात करेंगे। जल्दी शुरू हो जाओ।
नोट करो भाई। चलिए, नोट हो गया ये, आगे बढ़ो। उर्वरक को इंग्लिश में कहते हैं फर्टिलाइजर। उर्वरक को इंग्लिश में फर्टिलाइजर के नाम से जानते हैं। नोट हो जाए तब बताना। भाई आप एक चीज पर बार बार हाइड्रोलिक तो बताओ सर, हाइड्रोलिक। भाई एक बात सुनो, हाइड्रोलिक जब आएगा तब पढ़ाएंगे। आपने एक जगह पढ़ लिया हाइड्रोलिक, मुझे भी पता है कैल्शियम हाइड्राइड को हाइड्रोलिक कहते हैं, CH2 उसका फॉर्मूला होता है। तो वर्ग नंबर 1 के अंदर मैं जबरदस्ती थोड़ी घुसा सकता हूं मेरे भाई। वर्ग 1 में कैल्शियम आता ही नहीं है, मैंने कहा था जब आएगा तब पढ़ाऊंगा। हाइड्रोलिक का फॉर्मूला होता है CaH2, कैल्शियम हाइड्राइड। ठीक है, यही जानना चाहते थे, सोचो थोड़ा भाई। सर सिलिकॉन का प्रयोग भी होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। रेखा मुझे आप ये बताओ कि सिलिकॉन वर्ग नंबर 1 में आता है क्या? जबरदस्ती की चीजें मत किया करो, ठीक है। हाँ देखो, सीजियम का प्रयोग भी होता है, ये कह सकते हो आप फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। सीजियम का प्रयोग भी होता है, रुबिडियम का प्रयोग भी होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल में। सिलिकॉन का क्या मतलब है? सिलिकॉन वर्ग नंबर 1 में आता ही नहीं है। तो देखो बेटा, जब आपको ये कमेंट सेक्शन दिया है ना, तो आप इसका प्रॉपर उपयोग करो। ऐसे कमेंट मत करो जिनका कोई लेना देना नहीं है ना। आपकी गर्दन के ऊपर जो ये सिर है ना, इसको सोचने में भी उपयोग लिया करो, ठीक है। अब वो भाई हाइड्रोलिथ की बात कर रहा है, हाइड्रोलिथ कैल्शियम हाइड्राइड होता है, ठीक है। आप सिलिकॉन की बात कर रहे हो, ना तो कैल्शियम वर्ग नंबर 1 में आता है, ना सिलिकॉन वर्ग नंबर 1 में आता है। तो कैसे जबरदस्ती उनको घुसाएंगे इसके अंदर? थोड़ा सा सोचो बेटा, सोचो ना थोड़ा सा। बिना सोचे अगर आप क्वेश्चन लिखोगे तो कैसे काम चलेगा? बिना सोचे क्वेश्चन भी नहीं करना चाहिए, है ना। चलो, वर्ग नंबर 2 के तत्वों पर हम लोग बात करते हैं, ये नोट कर लो। वर्ग 2 के तत्वों के भौतिक गुणधर्मों को हम लोग लेकर चलेंगे। कहाँ से स्टार्ट करेंगे? देखो, मैंने आप लोगों को ये तो बता ही दिया था कि ये कहाँ से कहाँ तक पाए जाते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पर इनकी कितनी उपलब्धता है, ठीक है जी। उसके अलावा इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने आप लोगों को बता दिए थे। बिल्कुल है अंजलि, सिलेक्शन के चांस उसके हैं और पूरे हैं जो पढ़ रहा है या पढ़ रही है। जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसके पूरे चांस है, भले ही उसका साइंस बैकग्राउंड वीक रहा हो, ठीक है, जीके वीक रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी की मेहनत सफल होगी, इतना ध्यान रखो, है ना। अभी की मेहनत क्या होगी? सफल होगी। चलो सोनम, इसी में कवर हो जाएगी। चलो बढ़ते हैं, इसके बाद वर्ग नंबर 2 की बात करते हैं। वर्ग नंबर 2 मतलब क्षारीय मृदा धातु, है ना। वर्ग 2 के तत्वों के किन पर बात करते हैं?
सामान्य गुणधर्म या भौतिक गुणधर्म, किन की बात करेंगे? वर्ग 2, ठीक है, के तत्वों के कौन से गुणधर्म? भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज। कैसी प्रॉपर्टीज? फिजिकल प्रॉपर्टीज। चलो ठीक है, चलो अब सबसे पहले हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज में बात करते हैं परमाणु त्रिज्या की, एटॉमिक रेडियस की। परमाणु त्रिज्या, तो देखो इसमें परमाणु त्रिज्या की बात करें तो हम लोग पहले से इस बात को जानते हैं, क्योंकि हम लोग पेरियोडिक टेबल ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान बढ़ता है। ठीक है, जी हाँ। चलो क्या कह रहे हैं हम लोग? हम लोग ये कह रहे हैं कि वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर किसका आकार बढ़ता है? परमाणु त्रिज्या का आकार बढ़ता है। ठीक है, वर्ग 2 में ऊपर से नीचे जाने पर, सभी वर्गों में ऐसा होता है, हालांकि 2 इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि स्पेशल है, वर्ग 2 की बात करते हैं, है ना। में ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है? बिल्कुल सिंपल बात है, कोशों की संख्या में वृद्धि के कारण, संख्या में वृद्धि के कारण, वृद्धि के कारण क्या होता है? परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, त्रिज्या बढ़ती है। ठीक है, तो यहां क्रम क्या होगा? बेरिलियम, बेरिलियम से ज्यादा मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, यही तो क्रम होगा, परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम। किसका? परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम। परमाणु त्रिज्या का बढ़ता क्रम। ठीक है, एक बात तो हो गई ये। चलिए, एक बात तो हुई ये, है ना। वहीं हम लोग दूसरे नंबर पर बात करते हैं, क्या? वहीं हम लोग दूसरे नंबर पर बात करते हैं, तो सेकंड पॉइंट अपने पास क्या होगा, इसको भी अच्छे से समझो। ठीक है जी, सेकंड पॉइंट या दूसरे बिंदु अपने पास क्या होगा, इसको अच्छे से समझो। देखो, हम जब आवर्त में जाते हैं, आवर्त में कहां जाएंगे? बाएं से दाएं जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, आवर्त में कहां जाएंगे? लेफ्ट टू राइट जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे। जैसे ही हम लोग बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, जाने पर क्या होगा? बोलो। प्रभावी नाभिकीय आवेश, जेड इफेक्ट जो होता है उसमें वृद्धि होती है। जेड इफेक्ट में वृद्धि के कारण परमाणु आकार या परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। क्या होता है? कमी आती है। किस में कमी आती है? परमाणु त्रिज्या में कमी आती है। ठीक है, एटॉमिक साइज जो है वो डिक्रीज होता चला जाता है। कहां? लेफ्ट टू राइट जाने पर किस में कमी आ रही है? परमाणु त्रिज्या में कमी आ रही है। ठीक, अब परमाणु त्रिज्या में कमी आएगी तो देखो लेफ्ट में कौन है? वर्ग नंबर 1 लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, यहां कौन है? बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। तो इनसे कम इनकी फिर आगे 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 कमी आती चली जाएगी। तो हम लोग कह सकते हैं अतः वर्ग 2 के तत्वों की
परमाणु त्रिज्या मतलब एटॉमिक रेडियस, परमाणु त्रिज्या वर्ग एक के तत्वों से कैसी होती है? कम होती है। कैसी होती है? जी हां, वर्ग एक से, ठीक है ना, क्या वर्ग एक से कम होगी किसकी? वर्ग दो के तत्वों की परमाणु त्रिज्या। लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार छोटा होता चला जाता है, बाकी अन्य जितने भी वर्ग हैं उन सबसे बड़ा होगा इसका आकार, ठीक है। बाकी जितने भी वर्ग हैं उनसे कैसा होगा? बड़ा होगा जी। सिंपल सी बात है, ठीक है। हाँ जी मोनिका, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बिल्कुल। ठीक है, चलिए मोनिका, आपका जो प्रश्न है ना वो बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल। चलो हाँ जी, परमाणु त्रिज्या एक पर बात कर चुके हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इनके घनत्व की, डेंसिटी की। घनत्व, डेंसिटी, इनके घनत्व को बहुत ध्यान रखना भाई, क्योंकि इनका घनत्व जो है वो है इंपॉर्टेंट। अब आप कहोगे सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है? लाडलो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, घनत्व जो है जी, हाँ चलो, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनके घनत्व में अनियमितताएं पाई जाती हैं, और जहां अनियमितताएं होती हैं वो क्वेश्चन एग्जाम में पूछने लायक बन जाता है, या उन एग्जामिनर का मन करता है ये तो पूछ ही लूं, ठीक है। इसलिए ये क्वेश्चन हो जाता है इंपॉर्टेंट अपने आप ही, ठीक। तो चलिए चलो, हाँ जी, हाँ मोनिका, ये मेरे ही नाम से है ना, बिल्कुल, यतेंद्र जोशी, हाँ बिल्कुल। चलो अब ध्यान दो, घनत्व देखो, इनका आकार जो है वो छोटा है, आकार छोटा तो आयतन छोटा। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, यही तो होता है, द्रव्यमान बटे आयतन। अब आयतन अगर छोटा है, आयतन, ठीक है, आयतन अगर छोटा है तो नॉर्मल सी बात क्या हो गई है लाडलो? आयतन छोटा हो गया है, तो ये बात तो हम लोगों को अच्छे से समझ जानी चाहिए कि घनत्व अधिक होगा। तो इनका घनत्व वर्ग एक के तत्वों से अधिक होता है। क्या? वर्ग दो के तत्वों का घनत्व, तत्वों का घनत्व वर्ग एक के तत्वों से कैसा होता है? अधिक होता है, क्योंकि इनका आकार होता है। क्योंकि इनका आकार जो होता है वो कैसा है? छोटा होता है, ठीक है। हाँ जी, आयतन कम हो गया तो घनत्व अधिक हो गया, बिल्कुल सही है, ठीक है।
अगर इनका घनत्व अधिक है तो ये सघन और कठोर होती है, ठीक। अतः ये सघन व कठोर होती है। कैसी? सघन व कठोर होती है। एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट हम लोग यहां पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। क्या? नेक्स्ट बिंदु पर बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, इसको समझेंगे। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके घनत्व में क्या होती हैं? अनियमितताएं होती हैं। वर्ग में या फिर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनके घनत्व में क्या अवेलेबल है? अनियमितताएं। क्या होती है? अनियमितताएं, इर्रेगुलरिटीज होती हैं। क्या होती हैं? अनियमितताएं होती हैं। ठीक है, देखो बेरिलियम से लेकर, ठीक है, हाँ, कैल्शियम तक घनत्व बढ़ता है। फिर क्या होता है? फिर घनत्व घटता है। इसी की वजह से जब इनके क्रिस्टल बनते हैं, ठीक है, इसी कारण क्रिस्टल संरचनाओं में अंतर होता है। किनमें? क्रिस्टल संरचनाओं में अंतर होता है। क्या होता है? अंतर। ठीक है ना? जी हाँ। तो इनमें घनत्व का क्रम क्या होगा भाई? देखो क्या कहा, बेरिलियम से लेकर कैल्शियम तक तो घनत्व जो है वो बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। कहां से? बेरिलियम से लेकर कैल्शियम तक। तो कैल्शियम का घनत्व जो है, हाँ, अनियमितता, बिल्कुल सही है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। एक मिनट भाई, रुको रुको रुको, यहाँ उल्टा लिख दिया है ना, ये उल्टा लिख दिया भाई अपन ने। ठीक है, कहां से? बेरिलियम से कैल्शियम तक तो घटेगा ना भाई। क्या होता है? घटता है, बिल्कुल, क्योंकि जालक कमजोर होता जा रहा है। और यहां पर क्या होता है? बढ़ता है। अब कैल्शियम तक जब घट रहा है ना घनत्व, कहां तक? कैल्शियम तक। तो देखो कैल्शियम का घनत्व सबसे कम है, उससे ज्यादा है मैग्नीशियम का, और उससे ज्यादा है बेरिलियम का। किसका? बेरिलियम का। ठीक है, उससे ज्यादा है स्ट्रोंशियम का, और सबसे ज्यादा है किसका? बेरियम का। तो ये इसमें घनत्व का बढ़ता क्रम है। किसमें? घनत्व का बढ़ता क्रम है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। ठीक है जी, और इसी को लगाना है आप लोगों को इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें अनियमितताओं के कारण, हाँ जी, चलिए, हाँ, देख दिनेश, मैं बात सुनो, मैंने PYQ के लिए आपको ये कहा कि मैं PYQ अलग से कराऊंगा,
तो जैसे ही चैप्टर खत्म होता है ना, तो भाई मैं PYQ कराऊंगा आपको, ठीक है। तो आप परेशान मत हो, है ना, छूटेगा नहीं आपका कोई PYQ। मैं खुद PYQ कराऊंगा आपको, तो परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। जब मैं खुद कह रहा हूं कि मैं PYQ खुद करवाऊंगा, एक एक PYQ जो है वो मैं अपने हाथों से सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है भाई। हाँ, बिल्कुल, तो परेशान नहीं होना है। अब इम्पोर्टेंट क्या है, क्रिस्टल संरचना मतलब उसका कोई भी जालक बन जाए, कोई भी आकार बन जाए, बिल्कुल करवाऊंगा तरुण, ठीक है। कोई भी जालक बने उसका, उसको क्रिस्टल संरचना कहते हैं, ठीक है। हाँ जी, चलिए बहुत बढ़िया। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट हम लोग इसमें। तो हम बात करेंगे ज्वाला परीक्षण की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, ज्वाला परीक्षण की। तीसरा, देखो जैसे क्षारीय धातु जो होती है, ज्वाला परीक्षण, इसको कहते हैं फ्लेम टेस्ट। क्या कहते हैं इसको, फ्लेम टेस्ट। देखो क्या होता है ज्वाला परीक्षण या फ्लेम टेस्ट। जैसे क्षार धातुओं में हमने पढ़ा था कि इनको जलाने पर एक अभिलाक्षणिक रंग की ज्वाला प्राप्त होती है, सिमिलरली यहां भी इनको जलाने पर भी एक विशेष कलर की जो ज्वाला होती है वो प्राप्त होती है। तो हम कह रहे हैं क्षार धातुओं के समान क्षारीय मृदा धातु भी, अर्थ एल्कली मेटल, मृदा धातु भी दहन धातुओं को भी जलाने पर विशिष्ट रंग की ज्वाला, रंग की ज्वाला प्राप्त होती है, ठीक है। अब देखो एक तरफ तो लिख देंगे हम लोग धातु या क्षारीय मृदा धातु, अर्थ एल्कली मेटल, ठीक है, क्षारीय मृदा धातु। तो क्षारीय मृदा धातु में कौन कौन आएगा, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। रेडियम तो रेडियो एक्टिव है तो उसको नहीं लेंगे, है ना जी। हाँ, फिर हम लोग बताएंगे कि इसमें कैसा रंग आता है, ठीक है। चलो यहां पर ज्वाला का रंग, किसका रंग, ज्वाला का रंग। देखो ज्वाला के रंग की बात करें तो यहां पर हमारे पास जो रंग आता है, बेरिलियम को जलाने पर जो रंग प्राप्त होता है, 1 2 3 4, है ना। ठीक है गौरव, ठीक, सुनो। बेरिलियम को जलाने पर जो रंग आता है वो आता है सुनहरी पीला। कैसा आता है, सुनहरी पीला, ठीक है। दूसरे नंबर पर हम लोग बात करते हैं, मैग्नीशियम को जलाने पर जो रंग आता है वो आता है ईंट जैसा लाल। कैसा, ईंट जैसा लाल, लाल,
ठीक है। कैल्शियम को जलाने पर आता है किरमिजी लाल, लाल, ठीक। यह आता है सेव जैसा हरा, हरा, और यहां सेम आता है किरमिजी लाल। कैसा? किरमिजी लाल। ये थोड़ा डार्क हो गया है। ये हमारे पास कलर ऑब्टेन होते हैं इन धातुओं को जलाने पर, है ना, फ्लेम टेस्ट में। ठीक है जी, ठीक। हाँ, ये फिक्स है। जब आप इनको लेकर एक तार पर लेकर जब इन धातुओं को जलाते हैं तो ये कलर प्राप्त होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ऑक्सीकरण अवस्था की। किसकी? चौथे नंबर पर हम लोग बात करेंगे इनमें ऑक्सीकरण अवस्था की। ऑक्सीडेशन नंबर, अवस्था, ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, देखो ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर पर हम लोग बात करें तो ये क्या होता है, ध्यान से सुनो। ठीक है जी, हाँ, क्या भाई, क्षार, ये जो धातु होती हैं उनके बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन था। इनके बाह्यतम कोश में, क्षारीय मृदा धातुओं के बाह्यतम कोश में, मृदा धातुओं के बाह्यतम कोश में बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं या होते हैं, जिन्हें त्याग कर, ये M+2 आयन बनाते हैं। कौन सा आयन? M+2 आयन बनाते हैं। ठीक है, जिन्हें त्याग कर ये क्या बना रहे हैं? M+2 आयन का निर्माण करते हैं। इसकी वजह से अतः इनका जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? +2 होता है। कितना होगा मेरे लाडलो? +2 होगा। ठीक है नरेंद्र, पहले PYQ कराएंगे, बाकी क्वेश्चंस अलग से करवाते हैं। ठीक है ना, पहले PYQ ही होंगे चैप्टर खत्म होने के बाद। चलो एक बार हम लोग क्या करते हैं, नोट कर लेते हैं जो हमने लिखा है। देखो ये आप नोट कर चुके हो, ये भी कर चुके हो, ये भी कर चुके हो। यहां से शुरू हो जाओ आप। ठीक है, यहां से शुरू हो जाओ, बिल्कुल।
नोट करो फटाफट, नोट होने पर बता देना, फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे नोट करिए। चलिए भाई आगे। चलिए आगे। चलिए यहाँ तक नोट हो गया, बहुत बढ़िया। इसके बाद धात्विक गुणधर्म की और दो चार चीज़ें और हैं, उन पर भी बात करेंगे और वो सब बातें करेंगे अगली क्लास में। अभी मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, पढ़ते रहें। इन्हीं कामनाओं के साथ मैं आप लोगों से लेता हूँ विदा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। राधे राधे।